तो लो दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांतों का पतन एवं उत्थान पॉलिटिकल थ्योरी का डीके और रिवाइवल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म को पढ़ लिया था पहले ही। हमने ये भी देखा था कि बिहेवियरिज्म और कैसे पोस्ट बिहेवियरिज्म ने अपनी औचित्यता को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खो दिया था, रिलेवेंस नहीं रह गई थी। हालांकि जो डेविड स्टन है फिर से 1990 के बाद कोई क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने मतलब जो न्यू बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था वो किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो अब पॉलिटिकल साइंस की जो पतन है उसको देख लेते हैं, उसका रिवाइवल कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो पतन हुआ है 1945 तक हमने देखा था। 1945 तक इन वर्ल्ड वार सेकंड के पहले पहले तक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो फ्रंट पर थी, लेकिन बाद में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा आलोचना के घेरे में आई। और यहाँ से हम देखते हैं कि 1945 के बाद बिहेवियरिज्म का उदय होता है। बिहेवियरिज्म का उदय होता है जहाँ पर फैक्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, जहाँ पर अनुभविकता पर ज़्यादा जोर दिया गया, अनुभव मूलक पद्धति पर ज़्यादा फोकस किया गया, ऑब्जर्वेशनल और एम्पिरिकल मेथड पर ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन शीघ्र ही यह पता चल गया कि जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है वो असल में वैल्यू न्यूट्रलिटी है ही नहीं। वो किसी एक खास राज्य व्यवस्था, फॉर एग्जाम्पल उदारवाद के प्रति एक बायस दृष्टिकोण रखते हैं बिहेवियरिज्म वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, केवल फैक्ट से ही हम चीज़ों को निर्धारित नहीं कर सकते। हमको फैक्ट के अलावा वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी। वैल्यू को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से पोस्ट बिहेवियरिज्म आया। तो हमने देखा था, जब पोस्ट बिहेवियरिज्म को पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये कोई एक क्रांति नहीं थी या कोई कुछ ऐसा वो नहीं था कि, बल्कि ये क्या था, ये एक जो व्यवहारवाद था उसमें संशोधन मात्र था। व्यवहारवाद में संशोधन मात्र था। और धीरे धीरे बिहेवियरिज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया, बिहेवियरिज्म को क्रिटिसाइज किया गया, पोस्ट बिहेवियरिज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया। तो जो कुल मिला के जो पतन है पॉलिटिकल थ्योरी का वो इसी दौरान आया 1945 के बाद, जहां पर जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बैक बर्नर पर चली गई और बिहेवियरिज्म, और आगे चल के देखेंगे पोस्ट बिहेवियरिज्म, ये फ्रंट पे आ गए। लेकिन 1970 का जो दशक था वहां पर जैसे ही 1972 में रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेस बुक लिखते हैं, तो वहां से जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका फिर से रिवाइवल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का विवाद तब उठता है जब राजनीतिक सिद्धांतों को राजनीति दर्शन या मूल्यात्मकता से जोड़ा जाता है। पतन से तात्पर्य है सिद्धांतों का मूल्यात्मक मानकीयता, सिद्धांतों का मूल्यात्मकता, मानकीयता, आलोचनात्मक मूल्यांकन व पुनर्निर्माण से अलगाव। तो पतन से क्या तात्पर्य है कि जो सिद्धांतों का हम लोग जो मूल्य परक बता रहे थे कि जो सिद्धांत होते हैं मूल्य परक होते हैं, ये क्रिटिकल होते हैं और पुनर्निर्माण की बातें करते हैं, कोई ना कोई नई चीजों के सृजन की बात करते हैं। अगर उनसे हम हट जाएं तो इसका मतलब है कि हमारा पतन हो रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हो रहा है। और यही चीजें बिहेवियरिज्म में देखी जा रही थी कि वो मूल्य परकता पर नहीं बल्कि वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात किया करते थे। यह परंपरागत और आदर्शात्मक सिद्धांतों के पतन को दर्शाता है। 1950 से 1970 तक राजनीतिक दर्शन को नकारा गया। इसी काल में सिद्धांतों के पतन का विवाद उठा। राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का आशय परंपरागत या आदर्शात्मक राजनीति सिद्धांत के पतन से है। सिद्धांतों का पतन, तो रॉबर्ट हल क्या बोलता है कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीति सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। तो आंग्ल भाषी देशों में, फॉर एग्जाम्पल यूके और यूरोप में, ये जो बिहेवियरिज्म है ये मर चुका है। साम्यवादी देशों में वह बंदी है इन द सेंस की साम्यवादी देशों में खुली व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर बिहेवियरिज्म का कोई औचित्य रह नहीं जाता है, और अन्यत्र ये मर रहा है। राजनीतिक सिद्धांत पतन से संबंधित दो लेख चर्चित हैं। पहला है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, डेविड स्टन लिखता है 1951 में। उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में अल्फ्रेड कोबा लिखता है। स्टन की तरह अल्फ्रेड कोबा भी राजनीति सिद्धांत को पतन, डिक्लाइन से दुखी था ये। लेकिन इन लेखों से पूर्व भी निम्नलिखित बौद्धिक प्रवृत्तियों ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को बढ़ावा दिया। पहला, अगस्त कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद क्या है कि जो चीजें प्रत्यक्ष हैं, जो चीजें हम देख सकते हैं, केवल वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इसने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को एक तीव्र गति दी। फिर मैक्स वेबर व वियना सर्किल का लॉजिकल पॉजिटिविज्म, भाषा शास्त्रीय दर्शन जिसमें लुडविक विटजेनस्टाइन आते हैं, और व्यवहारवाद, ये तीनों चीजें पतन का कारण रही पॉलिटिकल थ्योरी के।
पॉजिटिविज्म अगस्त कॉम्टे का है और अगस्त कॉम्टे 1778 से 1798 से 1857 के बीच में रहे। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान ही विश्वस्त एवं प्रामाणिक है। यहाँ पर तथ्यों पर जोर दिया गया और पहलू को कम महत्वपूर्ण माना गया। तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म, नव प्रत्यक्षवाद यानी नियो पॉजिटिविज्म, बिना सर्किल का है ये। तार्किक प्रत्यक्षवाद को तार्किक इंद्रियानुभाव यानी लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। प्रतिपादक है मैक्स वेबर प्लस बिना सर्किल। बिना सर्किल 1920 के दशक में पॉपुलर होती है। फिर नेतृत्व इसका किसने किया था? मोरिज सिल्क ने किया था। मोरिज सिल्क ने किया था और ये फादर कहे जाते हैं उस विषय के। फिर प्रमुख विचारक तो रुडॉल्फ कार्नाप है, इन्हें कार्नेप भी कहा जाता है, ऑटो वान है, नायराथ हैं, विक्टर क्राफ हैं, हार्बर्ट फीगल है। सहयोगी तो लुडविग विटजेनस्टाइन है, हैंस कैल्सन है और कार्ल पॉपर है। अगस्त कॉम्टे के विपरीत इन्होंने तथ्यों और मूल्यों के पूर्ण पृथक्करण तथा ज्ञान वेरिफिकेशन के सत्यापन वेरिफिकेशन पर जोर दिया है। उन्होंने भी प्राकृतिक विज्ञान को मार्गदर्शक बनाया। यह अनुभव मूलक व तार्किक सिद्धांतों पर केंद्रित है। कार्ल पॉपर ने सत्यापन के बजाय मिथ्यापनीयता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन दिया था। हमने देखा था कि आप किसी चीज को सत्य सिद्ध करें, इससे अच्छा है कि आप किसी चीज को गलत साबित कर दें। तो गति के नियम कब नकार दिए जाएंगे या कब वो अपना औचित्य खो देंगे? जब हम गति के नियमों को फाल्सिफाई कर देंगे। तो गति के नियमों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, उनको आप फाल्सिफाई कर दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो फाल्सिफिकेशन या मिथ्या दर्शन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफिकेशन, इस सिद्धांत के अनुसार कोई सिद्धांत तभी तक सत्य व अंतिम है जब तक कि उसका खंडन नहीं किया जाता। अतः पुष्टिकरण या सत्यापन वेरिफिकेशन के बजाय खंडन यानी सत्य का पता लगाने और वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे उपयुक्त तरीका है। ये क्या गति के नियमों को ही खंडित कर दीजिए, उसको एक नया नियम बना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगी, आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये। तो चलिए इसमें और देखते हैं इस प्रकार पॉपर का प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन का उल्टा है। इसमें सिद्ध नहीं किया जाता, इसमें चीजों को गलत साबित कर दिया जाता। पॉपर ने इस अवधारणा का प्रयोग आगमनात्मक निष्कर्ष की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को हल करने के लिए किया। आगमनात्मक परीक्षण हमने देखा था कि कौन यूज करता है? ये प्लेटो जैसे अरिस्टोटल जैसे थिंकर इसका उपयोग करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि एक सेव नीचे गिरा, दूसरा सेव नीचे गिरा, तो हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे देंगे और स्पेसिफिक घटनाओं से हम लोग एक जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे कि चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं और इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो आगमन निष्कर्ष क्या होता है? तोता उड़ता है, मोर उड़ता है, कबूतर उड़ता है, इसलिए सभी पक्षी उड़ते हैं। गीता मरणशील है, राम मरणशील है, कोई भी मरणशील है, XYZ, तो मनुष्य मरणशील है, यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर संप्रभुता का मुख्य विचारक जॉन ऑस्टिन, विधिक प्रत्यक्षवाद यानी लीगल पॉजिटिविज्म का प्रणेता। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक पॉजिटिविज्म व लॉजिकल पॉजिटिविज्म के विरोधी। फिर भाषा शास्त्रीय दर्शन, ये लुडविग विटजेनस्टाइन का है, यह तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। तो नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म। प्रत्यक्षवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की प्रेरणा से ही व्यवहारवाद का जन्म होता है। व्यवहारवाद के कारण ही राजनीतिक सिद्धांतों के हास पतन का मुद्दा उठाया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर, किसी भी सिद्धांत की हत्या तथ्यों द्वारा होती है। अगर आप किसी भी सिद्धांत में फैक्ट घुसा देंगे तो उसकी हत्या हो जाएगी। द थ्योरी इज मर्डर्ड बाय फैक्ट का तात्पर्य है नवीन तथ्य प्रचलित कल्पनाओं या सिद्धांतों को गलत सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर कोई नया फैक्ट आता है, अभी तक हम जानते थे कि जो गति के नियम है या कि कोई भी चीज नीचे से हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो नीचे ही आती है, लेकिन और ये था कि कोई भी चीज कितनी भी ऊपर चली जाए लेकिन हमेशा नीचे ही आएगी। लेकिन जब गति के नियम के बाद एक नया सिद्धांत आता है कि अगर एक स्पेसिफिक गति दे दी जाए किसी भी पिंड को, फॉर एग्जांपल 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई पिंड जा रहा है, तो वो इस जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो यही है कि अगर नए फैक्ट आ गए, जो पुराने फैक्ट हैं, तो वो अपने आप गलत सिद्ध हो जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के पतन व हास के जो समर्थक हैं उनमें डेविड स्टन है, अल्फ्रेड कॉबर्न है, पीटर लॉसलेट है, रॉबर्ट डहल है, सिमोर लिप्सेट है और दांते जर्मिनो। पतन के कारण, तो जो डेविड स्टन है पतन के कारण 6 चीजों को मानते हैं। एक तो इतिहासवाद यानी हिस्टोरिसिज्म है, ये हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रहते हैं, वर्तमान में इनका संबंध नहीं रहता है। फिर नैतिक सापेक्षवाद, मोरल रिलेटिविज्म जो आया, इसने भी चीजों को प्रभावित करने का काम किया। तो एब्सोल्यूट या
मोरल एब्सोल्यूटिज्म होता है, उसमें कोई भी चीज़ यूनिवर्सल हो सकती है। लेकिन अगर मोरल रिलेटिविज़्म आ गया तो उसमें कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती है। तो एक चीज़ आपके लिए सही हो सकती है, दूसरे के लिए गलत हो सकती है। किसमें? नैतिक सापेक्षतावाद में। फिर अति तथ्यवाद, तो हाइपर फैक्चुअलाइज़ेशन भी एक कारण था पॉलिटिकल थ्योरी के पतन का। फिर विज्ञान व सिद्धांत संबंधी संशय था, यानी जो आप खोज रहे हैं और जो आप सिद्धांत दे रहे हैं उसका तालमेल नहीं होता था। फिर मूल्यवाद, यानी कि जो आपने वैल्यूज़ जो पुट की हैं वो थोड़ा-सा महत्वपूर्ण नहीं बन गई थी। फिर नए सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा की गई। अल्फ्रेड कोवन क्या बोलता है कि हिस्टोरिसिज्म तो था ही, लोकतंत्र भी एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसके कारण पॉलिटिकल थ्योरी का पतन हुआ। फिर शक्तिवादी दृष्टिकोण, विचारधाराएँ, नैतिकता की उपेक्षा, ये सब पतन के कारण है। दांते जर्मिनो इतिहासवाद को मानता है, वैज्ञानिक अपचयनवाद या वैचारिक हासवाद, विचारधाराएँ प्लस प्रत्यक्षवाद, इन सब की बातों को मानता है कि इन सब के कारण पतन हुआ है राजनीतिक थ्योरी का। डेविड स्टर्न राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के विवाद का प्रतिपादक डेविड स्टर्न है। स्टर्न ने 1951 में एक लेख लिखा, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसी लेख में राजनीति सिद्धांत के पतन का मुद्दा उठाया गया। स्टर्न ने कहा, परंपरावाद सिर्फ अटकलबाजी। परंपरावाद क्या? कि अटकलबाजी। प्लेटो अटकल लगा रहा है। क्या? एक फिलॉसफर किंग होगा जो अपनी इतनी ज़्यादा उसकी बुद्धिमत्ता होगी कि उसे रूल से नहीं बांधा जा सकेगा, आदर्श राज्य बनेगा। ये सब क्या है? अटकलें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पतन के कारण तो डेविड स्टर्न क्या मानता है कि इतिहासवाद अथवा इतिहास दास्ता तथा उसके परिणाम स्वरूप सिद्धांत का अभाव हो गया। फिर मूल्यवाद था, अतथ्यवाद, यानी तथ्यों की निष्प्रयोज्यता, यानी सुपरफीट ऑफ फैक्ट्स। आप ऐसे तथ्यों का उपयोग कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो अगर मैकियावेली को ये सिद्ध करना है कि जो किंग होते हैं या जो प्रिंस होता है उसके शेर जैसा अगर गुण हो, शेर जैसा बल हो और लोमड़ी जैसी ताकत हो, तो वही वही उसी प्रकार के राजा इतिहास में सक्सेस हुए हैं। तो वो क्या करेगा? उन्हीं फैक्टों को उठाएगा और बाकी जो ऐसे बहुत सारे राजा हुए होंगे जो ऐसे गुण रखते होंगे, वो भी हार गए, लेकिन फिर भी उनका कोई औचित्य वो नहीं दिखाता है या उनको सतह पर नहीं लाता है, उनका उदाहरण नहीं देता है। तो यही है कि अति तथ्यवाद, आप फालतू के तथ्य लेके उसकी बात को, अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। फिर नैतिक सापेक्षवाद हमने देखा है कैसे विज्ञान और सिद्धांत के प्रति संशय, नए सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा। तो इतिहासवाद इसको देखते हैं, तो जब सामाजिक उथल-पुथल, संघर्ष या परिवर्तन होते हैं तो नए राजनीतिक सिद्धांत पैदा होते हैं। जैसे 300 ईसा पूर्व यूनान में प्लेटो, अरस्तू का चिंतन आया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने हॉब्स व लॉक का चिंतन देखा। लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिम जगत में लोकतंत्र को जो फांसीवादी एवं नाजीवादी चुनौतियां मिली, उसके समाधान के लिए राजनीतिक सिद्धांत का नए मूल्यों के निर्माण में असफल रहे। तत्कालीन सिद्धांतकार केवल पुराने सिद्धांतों, विचारों को ऐतिहासिक विश्लेषण में ही उलझे रहे। तो पुराने जो उनके सिद्धांत थे या पुराने विचार थे, उनकी ऐतिहासिक विश्लेषण में ही उलझे रहे, नवीन सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया, अतः आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। तो जो तत्कालीन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, तो फॉर एग्जांपल सेवाइन जैसे लोग, तो ये केवल क्या ही कर रहे थे? ये केवल और केवल जो मैकियावेली बोल गया तो मैकियावेली के उलट-पलट के उसकी बातों को सही साबित, उसको गलत करना, ये सब उसका एनालिसिस कर रहे थे। अपने से कोई सिद्धांत नहीं दे रहे थे कि अरे भाई तुम भी तो कोई सिद्धांत दो, तो वो उन्हीं सिद्धांतों की आलोचना, विवेचना, फलाना-ढिकाना करते थे, लेकिन स्वयं सिद्धांत नहीं देते थे। स्टर्न के अनुसार राजनीति विज्ञान के पास उसका विकास और एकीकरण करने तथा वर्तमान संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं। इसका एक कारण शताब्दियों पुराने विचारों से चिपके रहना तथा दूसरा वे एक नया राजनीतिक संश्लेषण या सिद्धांत देने में असमर्थ है। तो इसमें यही है कि मिल व मार्क्स के बाद कोई महान विचारक पैदा नहीं हुआ, अतः पराश्रितों की तरह हम 100 साल तक पुराने विचारों से क्यों चिपके रहे। स्टर्न ने पतन का मूल कारण इतिहासवाद को माना है। स्टर्न ने इतिहासवादी राजनीति लेखन को 4 भागों में बांटते हुए पतन के लिए जिम्मेदार विचारकों की पहचान की है। तो इतिहासवाद के प्रकार व उसके समर्थकों के 4 वर्ग। तो पहला है संस्थावादी, इंस्टीट्यूशनलिस्ट। इसमें कार्लाइल और मैक्लावेन जैसे लोग आते हैं। फिर अंतःक्रियावादी, इंटरैक्शनिस्ट आते हैं, इंटरैक्शनलिस्ट आते हैं, एलन और कार्लाइल आते हैं इसमें। फिर भौतिकवादी यानी मटेरियलिस्ट, इसमें डनिंग और सेवाइन आते हैं। और फिर मूल्यवादी आते हैं, वैल्यू राइटर्स। इसमें एस टी लिंडसे का नाम लेता है स्टर्न। लेकिन
स्टन ने जॉन डीबी बार्कर, क्रोसे व लास्की को इसका अपवाद माना। संस्थावादी, कार्लाइल प्रमुख संस्थावादी है, मैकवाइल प्लस माइकल वेन। फिर संस्थावादी विचारों के इतिहास की बजाय संस्थाओं के इतिहास में ज्यादा कुछ लेते हैं। जो संस्थावादी होते हैं, इंस्टीट्यूशनलिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं कि इतिहास की बजाय ये संस्थाओं का इतिहास कैसा रहा, तो पार्लियामेंट का इतिहास कैसा रहा, विधायिका का इतिहास कैसा रहा, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इतिहास एज अ जर्नल, उस पर ज्यादा ध्यान ये नहीं देते हैं। फिर इन्होंने संस्थाओं के विकास व राजनीति हितों को उचित ठहराने वाले विचारों के इतिहास में रुचि दिखाई। इससे राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिकीकरण मात्र बनकर रह गया। अंतःक्रियावादी, इंटरएक्शनलिस्ट, तो एलन ये प्रमुख अंतःक्रियावादी है। अतः अंतःक्रियावादी राजनीतिक विचारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, राजनीतिक विचारों को ये महत्वपूर्ण मानते हैं अंतःक्रियावादी, जो संस्था के साथ अंतःक्रिया कर उन्हें प्रभावित करते हैं। तो ऐसे विचार जो किसी भी संस्था के साथ अंतःक्रिया करके उसको प्रभावित करेंगे, ऐसे विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस अंतःक्रिया का प्रत्येक अवस्था में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। उनके लिए जीवन मूल्यों और सिद्धांत निर्माण का कोई महत्व नहीं। भौतिकवादी, तो डनिंग और सेवाइन भौतिकतावादी हैं या भौतिकवादी हैं। इन विचारकों के अनुसार विचार अपने समय की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। तो जो चीज लॉक बोल रहा था या जो चीज हॉब्स बोल रहा था, वो क्यों बोल रहा था? वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसकी ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि ऐसी थी, या उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी ऐसी थी। अतः उनका ही विवेचन करते हैं। उनकी रुचि ज्ञान के समाजशास्त्र में है, यानी सोशलाइजेशन ऑफ नॉलेज पर, तथा ये राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक परिस्थितियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिर मूल्यवादी, तो प्रमुख मूल्यवादी हैं एडी लिंडसे। इसकी रुचि विचारों के इतिहास व विचारों को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मूल्यों के अध्ययन में। अब आप वैल्यू का अध्ययन करिए। ये समकालीन मूल्यों को प्रासंगिक साबित करने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं। मूल्यों के विकास के पद चिन्हों को इतिहास में खोजते हुए अपनाने का आग्रह करते हैं। यह एक विचारात्मक और आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण है। स्टन का आरोप है कि ये विचारक नए मूल्य सिद्धांत के निर्माण तथा विकास में रुचि नहीं लेते। फिर अतथ्यवाद यानी हाइपर फैक्चुअलाइजेशन, तो मुख्य संस्थावादी जेम्स ब्राइस ने कहा है कि तथ्य और अधिक तथ्य। स्टन ने इस अतथ्यवाद यानी हाइपर फैक्चुअलाइजेशन के लिए जेम्स ब्राइस की आलोचना की है। स्टन ने जेम्स ब्राइस को 19वीं सदी के ऐतिहासिक तथ्यवाद यानी हिस्टोरिकल पॉजिटिविज्म की उपज कहा। अतथ्यवाद की इस प्रवृत्ति को स्टन ने सैद्धांतिक कुपोषण यानी थ्योरेटिकल माल न्यूट्रिशन कहा तथा तथ्यों की निष्प्रयोज्यता यानी सुपरफिट ऑफ फैक्ट्स की बात कही। सिद्धांत के अभाव में स्टन के अनुसार अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु अतथ्यवादी अतीत से बंधा होने के कारण वह सर्वत्र बंदी में रहता है। जैसा कौन कहता है, रूसो ना बोलता है कि मैन इज वन फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। मनुष्य पैदा तो फ्री होता है, लेकिन वो हमें समाज में हर जगह वो चैन में रहता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब चैनें उसको प्रभावित करती रहती हैं। ऐसे ही डेविडेशन क्या बोलता है कि अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक स्वतंत्र पैदा होता है, उसके मौलिक विचार होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किंतु अतथ्यवाद यानी फैक्ट पर फोकस करने के कारण, फैक्ट पर फोकस करने के कारण वो कैदी हो जाता है और हर जगह वो बता ही रहता है। और बढ़ने का कारण क्या है? फैक्ट। उसे फैक्ट जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो चीजें कर नहीं पाएगा। नैतिक सापेक्षवाद यानी मोरल रिलेटिविज्म, तो डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर को स्टन नैतिक सापेक्षवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। डेविड ह्यूम ने संशयवाद को बढ़ावा दिया है, किसी प्रकार के सार्वभौम या वस्तुनिष्ठ सत्य की संभावना को नकार दिया। तो हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जैन धर्म में आता है स्यादवाद का, कि कुछ भी हो सकता है, सत्य सापेक्ष है, सत्य कुछ भी हो सकता है। तो हमने 5 अंधों की कहानी देखी थी। इसमें कोई हाथी का पैर पकड़ रहा था, कोई हाथी के कान पकड़ रहा था, कोई हाथी की पूंछ पकड़ रहा था और अपने अपने हिसाब से बता रहा था कि हाथी कैसा है। तो यही है कि ये जो डेविड ह्यूम है ये संशयवादी है, ये कोई भी सार्वभौमिक ज्ञान को महत्वपूर्ण नहीं मानता है या उसकी चर्चा नहीं करता। ह्यूम के बाद मैक्स वेबर ने मूल्यों के प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उन्होंने तथ्यों व मूल्यों को अलग करना आरंभ कर दिया, जिससे मूल ज्ञान व सत्य से पृथक हो गए। लेकिन स्टन के अनुसार हम मूल्यों को कोट की तरह उतार कर फेंक नहीं सकते हैं।
स्टर्न का निष्कर्ष है कि नीति शून्य विज्ञान यानी अमोरल साइंस की खोज और मूल्यों की पुनर्संरचना के विरोध का परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक यथार्थ से अलग हो गई है। तो नीति शून्य विज्ञान की खोज व मूल्यों की पुनर्संरचना के विरोध का परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक जो विज्ञान है सामाजिक यथार्थ से अलग हो गई है। विज्ञान व सिद्धांत के प्रति संशय, तो विज्ञान व सिद्धांत संबंधी भ्रम। तो स्टर्न के अनुसार राजनीति सिद्धांतों के पतन का एक कारण है कारणात्मकता यानी कॉजेशन, आनुभाविक वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रति उदासीनता, यानी आप ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है या एम्पिरिकल मेथड है उसके प्रति आप क्या एक उदासीनता रखें, न्यूट्रलिटी रखें या कोई भी विचार ही न रखें। ठीक, तो वैज्ञानिक व आनुभाविक शोध का उद्देश्य सिद्धांत निर्माण, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होता है, पर जो व्यवहारवादी शोध हुए हैं वे तथ्यों के संग्रह के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तो व्यवहारवादी शोध क्या, ज्यादा से ज्यादा तथ्यों का संग्रह होता है। अगर शोध के द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्माण नहीं हुआ, वह केवल तथ्यों का ढेर खड़ा हो गया या समरूपताओं की अंधाधुंध खोज की गई, तो यह हमें अनगढ़ अनुभववाद यानी क्रूड एम्पिरिसिज्म की ओर ले जाएगा। केवल फैक्ट ही फैक्ट है, कोई न व्याख्या है, न कोई सोल्यूशन है, न कुछ है, न कुछ है, बस फैक्ट, ज्ञान के लिए ज्ञान। स्टर्न ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रकृति विज्ञानों की अपरिपक्व एवं गुलाम मानसिकता से की गई नकल से सामाजिक विज्ञान विज्ञानवाद का शिकार हो गया, ये साइंटिसिज्म का शिकार हो गया, जहाँ पर अब हर चीज को आप फैक्ट से उसकी तुलना करने लगते हैं। हालांकि स्टर्न ने अभिजन सिद्धांत यानी एलीट थ्योरी निर्माण के लिए मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, हेराल्ड लासवेल तथा नए निर्माण सिद्धांत के लिए हर्बर्ट साइमन के योगदान को स्वीकार किया।